हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 56, बीवी का हुक्म है। अब आगे। हल्दी पिसाई की रस्म हो चुकी थी। इस वक्त सारी लड़कियां इत्ती के रूम में बैठी थीं और बेड पर आज के हल्दी फंक्शन में पहनने वाला इत्ती का सामान बिखरा सा रखा था। बस फिर इसलिए वो हमसे बात नहीं कर रहे हैं और सुबह से मुंह फुलाए फुलाए घूम रहे हैं। मानसी इत्ती को आकाश के बारे में सारी बातें बताती हुई कहती है। उफ आकाश भाई सा तो बहुत नकचड़े है। इत्ती अफसोस से सर हिलाती है। हम लेकिन इस बार तो ज्यादा हो गया। हमने उनसे बात भी की लेकिन वो तो बस अपने ही टशन में है। मोनी कहती है। चलो तो उनसे बात करके आते हैं। इत्ती खड़ी होते हुए कुछ डिसाइड कर कहती है। इत्ती की बात सुन रिद्धि बोलती है, लेकिन तुम्हारी हल्दी है, तुम्हें तैयार होना है। मुझे तैयार होने में कब से वक्त लगने लगा, अब चलो जल्दी। इतना कह इत्ती रूम से बाहर निकल जाती है। बाकी सबको भी उसके पीछे जाना पड़ता है। इत्ती और बाकी सब आकाश के रूम में बिना नोक किए एक के बाद एक घुसते चले हैं। आकाश आज के लिए रेडी हो चुका था। उसने एक शाइनी येलो कुर्ता, व्हाइट पजामा और ऊपर एक व्हाइट हाफ कोट पहना था जिस पर फ्लावर्स प्रिंट था और इस वक्त वो मिरर में देखते हुए अपने बालों को सेट कर रहा था और खुद को देख देख कर उसकी आंखों में अपने लिए एप्रिशिएशन थी। वो काफी खुश लग रहा था। लेकिन जब वो मिरर से सब लड़कियों को एक के बाद एक अपने रूम में आता देखता है तो वो जल्दी से अपने एक्सप्रेशन छुपा लेता है और फिर से मायूस शक्ल बना लेता है जो वो सुबह से लिए घूम रहा था। इत्ती आकाश के पास जाती है और उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए, ओह आज तो मेरे देवर जी कहर ढा रहे हैं, जैसे इनकी ही हल्दी हो। आकाश अपनी तारीफ सुनने पर मन ही मन खुशी से नाच रहा था लेकिन ऊपर से वो कुछ नहीं दिखाता। ये देख तो इत्ती को गुस्सा आ जाता है। एक तो उसने आकाश की तारीफ की और आकाश ऐसे रूठी हुई सास की तरह नखरे दिखा रहा है। इत्ती अपने पीछे खड़ी गर्ल गैंग से कहती है, अटैक। आकाश कुछ समझ पाता कि पांचों लड़कियां आकार उसके हाथों को दोनों तरफ से पकड़ लेती है। इत्ती ड्रेसिंग मिरर के पास लगी चेयर पर खड़ी हो जाती है क्योंकि उसकी हाइट आकाश से कम थी और फिर आकाश के बालों को किसी प्यासी चुड़ैल की तरह घूरने लगती है। आकाश अब लड़कियों के बीच फंस चुका था। वो इत्ती की शैतानी नजरों को देख अपना सारा एटीट्यूड छोड़कर अपने पुराने फॉर्म में आते हुए कहता है, छोटी सी भाभी सा प्लीज मेरे बालों को कुछ मत करिएगा, मुझे उनसे बहुत प्यार है। इत्ती शैतानियत से हंसते हुए, अब आप क्यों बात कर रहे हैं, अब तो आपके बाल इस दुनिया की अलविदा कहने वाले हैं। ये सुनकर आकाश तेजी से न में सर हिलाते हुए, नहीं नहीं मेरे बाल, अभी तक तो मैंने कीर्ति जी को इम्प्रेस भी नहीं किया और गंजे होने के बाद तो मेरा कोई चांस ही नहीं होगा। इतना कह वो उन पांचों को झटक देता है। पांचों जो आकाश को जकड़े खड़ी थी वो इस हमले से संभाल नहीं पाती और एक साथ जमीन पर पीठ के बाल गिर पड़ती है और पांचों की दर्द से कराहट निकल जाती है। आकाश जल्दी से बैग के ऊपर से दूसरी साइड कूदते हुए, कितनी जल्लाद हो आप, खूनी भाभी सा जो मेरे बालों का खून करने की सोच रही हो। अब हाल ये था कि आकाश रूम में इधर से उधर भागते हुए खुद को बचा रहा था और सारी लड़कियां उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रही थी। कभी रिद्धि आकाश को दबोचने के लिए आकाश के सामने आती तो आकाश उसको उठाकर बेड पर पटक देता। ये देख मोनी और रिद्धि ने आकाश को आगे से घेरा और आकाश को दबोचने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया आकाश उनके हाथों के नीचे से छुपकर निकल गया। इसी के साथ मोनी सोफे पर और रिद्धि जमीन पर गिर पड़ी। हालांकि सारे लोग बुरी तरीके से थक गए थे, सबके बाल अस्त व्यस्त हो गए थे और पसीने से भीग चुके थे। रूम की हालत भी किसी बैटल ग्राउंड जैसी लग रही थी। इत्ती सोफे पर बैठते हुए बुरी तरीके से हाफते हुए कहती है, अच्छा होल्ड ऑन एक डील करते हैं। इसी के साथ सारी लड़कियां सोफे पर अपनी फूलती सांसों को संभालते हुए बैठ जाती है। आकाश भी उनसे दूरी बनाते हुए हौंफते हुए बेड पर बैठ जाता है। कैसी डील? आकाश तेज तेज सांसें लेते हुए कहता है। आप अपनी नाराजगी खत्म करने का क्या लेंगे, बोलिए, आप जो बोलेंगे हम करने की तैयार है। आकाश तो जैसे इसी के इंतजार में बैठे था। वो इत्ती की बात खत्म होते ही विथ इन अ सेकेंड्स में आंसर देता है, बस आपको यही करना होगा, फिर मैं नहीं रहूंगा नाराज।
उसकी जवाब देने की स्पीड देख सब लड़कियों की आंखें छोटी हो जाती है और वो आकाश की शिद्दत से घूरने लगती है। अब समझी, तुम्हें तो बस ये करवाना था और यहाँ हम सोच रहे थे तुम सच में बहुत हट हो इसलिए तुम्हें सुबह से मना रहे हैं, लेकिन तुम तो यहाँ कोई और मकसद लिए बैठे हो। इतना बोल रिद्धि सोफा कुशन उठाकर आकाश के ऊपर फेंकती हैं। आकाश कुशन कैच करते हुए अपनी एस यूजुअल प्यासी सी स्माइल के साथ कहता है, वो क्या कहते हैं हम याद आया, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो बस मैंने हमारे बीच की वॉर को अपने लव के लिए यूज किया। कुछ देर बाद सारे शैतानी दिमाग के लोग किसी के रूम के बाहर खड़े थे और इत्ती के हाथ में एक पैकेट था और वो कुछ करने की हिम्मत जुटा रही थी। बाकी सारे लोग उसे अंदर जाने के लिए मोटिवेट कर रहे थे। आकाश इत्ती को मोटिवेट करते हुए, गो भाभी सा, आप ही मेरा घर बसा सकती है, उसके लिए ये छोटी सी कोशिश है। आप तो चुप ही रहिए, अगर दी को पता लगा तो वो बहुत गुस्सा करेगी और मासा सास से भी शिकायत कर देंगी, फिर मुझे बहुत डांट पड़ेगी हर तरफ से। इतनी गुस्सा करते हुए आकाश से कहती है। वो 2-3 गहरी सांस लेकर अंदर जाती है। उसके अंदर जाते ही बाकी सारे लोग डोर से कान लगाकर खड़े हो जाते हैं। सबसे ज्यादा तो आकाश उतावला हो रहा था। इत्ती अंदर जाती है तो देखती है कि कीर्ति लैपटॉप पर कुछ काम रही थी, लेकिन डोर ओपन होने की आवाज सुनकर कीर्ति डोर की तरफ देखती है तो सामने इत्ती को खड़ा पाती है। अरे छोटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो और अभी तक रेडी नहीं हुई? आज हल्दी है तुम्हारी। कीर्ति को इत्ती को इस टाइम रूम में देख थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि इस टाइम तो इत्ती को रेडी होना चाहिए था। इत्ती स्माइल करते हुए कीर्ति के पास सोफे पर बैठते हुए कहती है, एक्सेक्टली दी, आज आपकी बहन की शादी है और आप काम कर रही है। कीर्ति इत्ती की बात सुनकर अपना लैपटॉप बंद करते हुए हंसकर बोली, क्या करूँ, ये कोई नॉर्मल प्रोजेक्ट नहीं है, ये प्रोजेक्ट का कोलैबोरेशन तुम्हारे पतिदेव की कंपनी के साथ है और वो काम के मामले में न दोस्त देखते हैं न रिश्तेदारी। एक गलती और यह प्रोजेक्ट हाथ से निकल जाएगा, जो कि मैं बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती। मैंने बहुत मेहनत की है असर के साथ यह प्रोजेक्ट करने के लिए। कीर्ति की बात सुनकर इत्ती मुंह बनाकर कहती है, ऐसे कैसे वो आपसे प्रोजेक्ट ले लेंगे? अगर वो प्रोजेक्ट लेंगे तो हम यह शादी कैंसिल कर देंगे। वो, अरे वाह, मेरी बहन मुझसे इतना प्यार करती है कि मेरे लिए आहार्य सिंह राजपूत को ठुकरा रही है। हाँ दी, आपके लिए कुछ भी, लेकिन आप ये बात उन्हें मत बताना। इतना बोल इत्ती हंसने लगती है। तुम भी न, कीर्ति सर हिलाते हुए कहती है। ओह दी, मैं जिस काम के लिए आई थी वो तो रह ही गया। फिर अपने हाथ में पकड़ा पैकेट कीर्ति की तरफ बढ़ाते हुए आगे कहती है, दी आज आपको यही पहनना है। कीर्ति नासमझी से वो पैकेट लेकर खोलती है तो उसमें एक ड्रेस थी। उस ड्रेस को देखकर कीर्ति इत्ती को देखकर कहती है, तुम्हें पता है ना, मैं ऐसी ड्रेसेज नहीं पहनती। फिर तुम। इत्ती कुछ न सुनने के मूड में खड़ी होती है और कीर्ति के गाल पर किस करते हुए, मुझे कुछ नहीं सुनना, आज आपको यही पहनना है एंड दैट्स फाइनल। इतना बोल इत्ती जल्दी से रूम के बाहर चली जाती है और डोर बंद कर देती है। बाहर आकर वो एक गहरी सांस लेती है। बाकी सब लोग जो इत्ती के इंतजार में वही खड़ी थे, वो इत्ती के चलने की आवाज सुनकर डोर से दूर हट गए थे। आकाश इत्ती के पास आकर बेचैनी से उससे पूछता है, छोटी सी भाभी सा काम हुआ? इत्ती कोई काम हाथ में ले और वो न हो, इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि इत्ती हर इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना जानती है। इत्ती की बात सुनकर आकाश का चेहरा खिल जाता है। रिद्धि इत्ती से कहती है, ओ मैडम अब जल्दी चलो, आज ही हल्दी है तुम्हारी, वो भी बस कुछ ही देर में। उसकी बात सुनकर इत्ती को ध्यान आता है और वो जल्दी से कहती है, जल्दी चलो, मुझे आज सबसे सुंदर दिखना है। सब लड़कियां तो पता नहीं कब से तैयार हो रही होंगी। ऐसा बोलकर वो बिजली की स्पीड से अपने रूम में चली जाती है। सब अफसोस में सर हिला देते हैं, क्योंकि वो इत्ती ही थी जो सुबह से इधर से उधर कोई न कोई कांड कर रही थी, जैसे उसकी नहीं सिर्फ आहार्य की ही हल्दी है। कुछ समय बाद इत्ती पूरी तरीके से रेडी होकर मिरर के सामने खड़ी थी। वो कभी खुद को देखती तो कभी बाकी गर्ल गैंग को देखकर पूछती कि वो ठीक तो लग रही है ना। और सब थके हुए लिहाजे में, हाँ हाँ तुम सबसे अच्छी लग रही हो। क्योंकि इत्ती तैयार तो 15 मिनट पहले ही हो गए थी, लेकिन वो 15 मिनट से बस एक यही सवाल बार बार पूछ रही थी। मीशा इत्ती के पास आकर, हाँ हाँ तुम बहुत 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 सुंदर लग रही हो।
इतना आज तक कोई नहीं लगा अपनी हल्दी में। रिद्धि भी हाँ में हाँ मिलाते हुए, हाँ इत्ती यार सच में। इत्ती अपने दुपट्टा जो उसके सर के पीछे से हाफ सर के हिस्से को कवर करते हुए अटैच था उसको ठीक करते हुए खुद को मिरर में देखकर कहती है, कहीं मुझसे ज्यादा अच्छा कोई तैयार होकर आया तो। या वो शनाया, तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं बिल्कुल। ओफ यार तुम सच में सबसे सुंदर लग रही हो। वैसे भी दुल्हन का कोई मुकाबला नहीं होता है क्योंकि एक लड़की अपनी शादी में सबसे सुंदर लगती है। मेहिका परेशान होते हुए कहती है। इत्ती खुद को मिरर में देखते हुए प्यारी सी स्माइल के साथ, आई नो मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। अब मेरी इतना भी तारीफ मत करो यार, पिछले 15 मिनट से मैं मना कर रही हूँ फिर भी तुम लोग मेरी तारीफों के पुल बांध रही हो। उसकी यह बात सुनकर सारे उसे बुरी तरीके से घूरने लगते हैं क्योंकि वो इतनी ही थी जिसने पिछले 15 मिनट से मैं कैसी लग रही हूँ ये पूछ पूछ कर उनका दिमाग खराब कर दिया था। अच्छा अब जल्दी से तुम लोग भी रेडी हो जाओ यार, ज्यादा टाइम मत लगाना क्योंकि फिर मैं अकेली ही चली जाऊंगी। वैसे भी तुम लोग सज धज कर क्या करोगे, ज्यादा जिसको होना था वो हो गई है, यानी कि मैं तुम लोग बस कपड़े बदल लो। इतना बोल वो बेड पर जाकर बैठ जाती है। वहां सिर्फ त्रिदेवियां थी क्योंकि मोनी और मानसी लड़के वाले की तरफ चली गई थी। मीशा, मेहिका और रिद्धि का तो मन कर रहा था वो इत्ती को पकड़ के पीटे बट वो इत्ती को पीटने से खुद को बमुश्किल रोकते हैं। कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं आई थी क्योंकि इत्ती को ये बिल्कुल पसंद नहीं था मेकअप एंड और ज्यादा वो तैयार भी तब होती थी जब उसका मन हो। वैसे भी आज हल्दी थी। इत्ती अपने फोन को ऑन कर आहार्य को मैसेज करती है, जो ड्रेस मैंने आपको दी थी आपको वही पहननी है वरना कोई जरूरत नहीं है फंक्शन में आने की, मैं अकेले ही लगवा लूंगी हल्दी। इधर आहार्य मिरर में अपने बालों को सेट कर रहा था कि उसके फोन में मैसेज टोन पॉपअप होता है। वो बेड साइड टेबल पर रखे अपने फोन को उठाता है और मैसेज देखकर उसके फेस पर एक मुस्कान आ जाती है। आहार्य इत्ती के मैसेज पर अपनी उंगलियां फेरते हुए खुद से कहता है, बीवी का हुक्म है मानना तो पड़ेगा। इत्ती अपने परिवार और दोस्तों के साथ गार्डन एरिया में आ रही थी, उसके चेहरे का नूर और मुस्कान देखते बन रही थी। उसी समय आहार्य भी आता है, उसके पीछे उसका परिवार और ऋतिक थे। दोनों की नजरें आपस में मिलती है और एक दूसरे में उलझ कर रह जाती है। एपिसोड 57, इट्स हल्दी 1। अब आगे इत्ती और आहार्य की नजर एक दूसरे से मिलती है और एक दूसरे में उलझ कर रह जाती है। आहार्य ने पीले रंग का चिकनकारी कुर्ता पहना हुआ था जो कि थोड़ा थोड़ा ट्रांसपेरेंट था। उस कुर्ते में दिखती उसकी चौड़ी छाती, मुड़ी हुई आस्तीन में दिखती उसकी हाथ की उभरी नसें और उसका वो कान का ब्लैक डायमंड स्टड जो कि सूरज की रोशनी में और ज्यादा शाइन कर रहा था। ये सारी चीजें आज इत्ती को उसका दीवाना बना रही थी और नीचे वाइट धोती, उफ आज क्या गजब ढा रहा था इत्ती का आहार्य। पीले और सफेद रंग का चिकनकारी लहंगा, कानों में फूलों के झुमके, गले में फूलों का हार, माथे पर सजा वो गुलाब के फूलों का मांगटिका, हाथों में लाल और सफेद और पीले फूलों से बनाया वो हठ फूल। बिना किसी मेकअप का वो सादा सा चेहरा जिस पर आहार्य को देख केसरी रंगत ने अपनी छाप छोड़ दी थी। उफ इस फूलों के श्रृंगार और सादे से चेहरे में क्या गजब ढा रही थी आहार्य की चेहरी। अपने दीवानेपन के साथ आहार्य इत्ती की तरफ कदम बढ़ा देता और उसके सामने आकर उसके हाथफूल से सजे हाथ को अपनी मजबूत और चौड़े हाथों में थाम लेता है और फिर दोनों कदम से कदम मिलाते हुए उस खूबसूरती से सजाए हुए स्टेज पर बैठ जाते हैं जहां आज दोनों पर एक दूसरे का हल्दी का रंग चढ़ने वाला था। दुल्हा दुल्हन को देख सबसे चेहरे पर मुस्कान थी लेकिन वो दोनों तो बस एक दूसरे को देखते हुए आंखों से ही मुस्कुरा रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनकी आंखों में जलन और नफरत थी, वो कोई और नहीं मोहिनी जी और शनाया थे। प्रकृति मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ अपने हाथों में थाल लिए आती है जिस पर हल्दी का कटोरा रखा हुआ था। शनाया अपनी आंखों में शैतानी चमक लिए उसकी तरफ बढ़ जाती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो नॉर्मली उस तरफ जा रही थी लेकिन तीन तिगड़ा से उसकी यह शैतानी चमक छुप निसकी। शनाया का मकसद प्रकृति को गिराना था ताकि हल्दी का पूरा कटोरा उस पर गिर जाए और आहार्य के नाम की हल्दी उसे पहले लग जाए। वो जैसे ही प्रकृति को गिराने के लिए अपना पैर अड़ाने वाली होती है उससे पहले ही मानसी भागते हुए आकार उसको गिरा देती है और मोनी थाल को गिरने से पहले ही थाम लेती है।
सबकी नजरें उस तरफ चली जाती है और शनाया को गिरा देख मोहिनी जी जल्दी से आकर उसे उठाती है। तेजस्वी जी मानसी को डांटते हुए कहती है, ये सब क्या है मानसी, ऐसे कौन करता है। शनाया गिर गई और शगुन की हल्दी भी गिरते गिरते बची है। मानसी सर झुकाकर, सॉरी दादी सा, वो मेरा पैर मुड़ गया था, मैंने जानबूझकर नहीं किया। कोई बात नहीं, ध्यान रखो बच्चे। तेजस्वी जी उसका दुखी चेहरा देखकर इस बार प्यार से बोली। फिर प्रगति के हाथों से थाल लेते हुए कहती है, चलिए अब हल्दी का मुहूर्त हो गया है। उनके जाते ही मानसी मोनी और आकाश को थम्स अप करती है। मोहिनी जी सबसे नजर बचाते हुए शनाया के हाथों को तेजी से दबाते हुए दांत पीसकर धीरे से बोली, इतना आसान काम भी तुमसे नहीं हुआ और ख्वाब आहार्य सिंह राजपूत के देख रही हूँ। आज तो कर दी, लेकिन हमारे असली प्लान में तुमने कोई बेवकूफी की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। शनाया अपने दर्द और गुस्से को काबू करते हुए हाँ में सर हिला देती है। सबसे पहले इत्ती की बड़ी दादा सा, जो कि महफिल में मौजूद लोगों में सबसे बड़ी थी, वो आकार घास का गुच्छा लेती है और उसे हल्दी की कटोरी में डूबोकर आहार्य के पैर पर, घुटनों पर, कंधों पर और फिर उसके गालों पर हल्दी लगाते हुए बोली, हमारी इत्ती बिटिया की हमेशा खुश रखिएगा जमाई सा। आहार्य ने एक निगाह इत्ती को देख सहमति में सर हिला दिया। फिर बड़ी दादी सा ने यही चीज इत्ती के साथ भी दोहराए और आखिर में उसके सर पर हाथ रखते हुए बोली, तुम्हारा वैवाहिक जीवन सफल हो। फिर राणा सिंह जी ने और उसके बाद बारी बारी सब बड़ों ने आकार आहार्य और इत्ती को हल्दी लगाई। बुआ जी भी आहार्य और इत्ती के पास चलकर आई और अपने दोनों हाथों में हल्दी ले दोनों के गालों पर एक साथ लगाते हुए बोली, खुशियों को बुरी नजर जल्दी लग जाती है, बचकर रहना कहीं जुदा ना हो जाओ। उनकी इतनी अजीब दुआ सुनकर तेजस्वी जी एकदम से बोल पड़ी, मोहिनी यह क्या बोल रही हो तुम। मोहिनी जी मुस्कुराते हुए सीधी खड़ी होकर कहती है, माँ सा, हम तो बस नए जोड़े को कभी न बिछड़ने की दुआ दे रहे हैं। आप हमेशा ही हमारी बात को गलत ले लेती है। आपकी फिक्र के लिए शुक्रिया नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे खुद पर इतना भरोसा है कि मैं कभी अपनी बीवी की खुद से जुदा नहीं होने दूंगा। आहार्य इत्ती का हाथ थामते हुए कहता है, हमें भी अपने भतीजे की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। मोहिनी जी अपने चेहरे पर एक मुस्कान बिखेरते हुए कहती है। आहार्य को बुआ जी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि जब से उसे राणा सिंह जी हवेली लाए हैं, बुआ जी की आंखों में उसने अपने लिए नफरत देखी है, लेकिन क्यों, इसका पता उसे भी नहीं था। शायद वो उनके परिवार हिस्सा नहीं है इसलिए, या कोई और वजह नहीं। उसने कभी जानने की कोशिश की, क्योंकि तब उसे फर्क नहीं पड़ता था किसी से कि कौन उससे नफरत रखता है, कौन मोहब्बत। बॉस, हम भी आपको अलग नहीं होने देंगे। आपको टाइम टू टाइम टिप्स देते रहेंगे ताकि लेडी बॉस आपसे गुस्सा होकर मायके न चली जाएं। ऋतिक अपनी आदत से मजबूर आहार्य की अम्मा बनते हुए बोला। शायद काम की कमी है तुम्हारे पास, तभी तुम लोगों को टिप्स बांटते फिर रहे हो। आहार्य ऋतिक को बिना भाव के घूरते हुए बोला। मेघा जी आकार पहले आहार्य और फिर इत्ती को हल्दी लगाते हुए इत्ती से कहती है, हमारी बेटी इतनी सुंदर भी लग सकती है, हमने तो आज तक इस बात पर गौर ही नहीं किया। ये तारीफ थी या फिर आप फिर हमें ताने मार रही है। इत्ती मेघा जी से बोली। तारीफ ही है, अब हम इतने भी बुरे नहीं कि आग के दिन भी आपको ताना दे, मेघा जी इत्ती से बोली। फिर तीन तिगड़ा आकार पहले आहार्य को हल्दी लगाते हैं, फिर इत्ती को लगाने को होते हैं। इत्ती उनके हल्दी से भरे हाथों को देखते हुए, ये तो चीटिंग है, उनको तो इतनी एलिगेंटली लगाया और मुझे जोकर बनाने की फिराक में हो, ये पार्शियलिटी है। इत्ती ने इतना बोला था कि वो लोगों उसके मुंह को हल्दी से भर देते हैं। इत्ती अपनी नाक फूला लेती है। तीन तिगड़ा के बाद त्रिदेवियां आती है और इत्ती को शैतानी चमक के साथ देखने लगती है। इत्ती को तो पहले ही पता था उसके कमीने दोस्त उसको हल्दी से नहला देंगे। वो धीरे से बुदबुदाते हुए बोली, अरे यार, अब ये लोग पता नहीं मुझसे किस किस चीज का बदला निकालेंगी। मुझसे ही सब बदला निकाल रहे हैं, इनके साथ कोई कुछ नहीं कर रहा। हाँ, मैं मासूम हूं ना, और ये तेज है इसलिए। उसकी बातें सुन आहार्य अपना सर नीचे कर उसे देखते हुए कहता है, हम्मम, मुझे अच्छे से पता है तुम कितनी मासूम हो। इत्ती दांत दिखाते हुए, थैंक यू, आप ही तो है जिसने मेरी मासूमियत देखी। इतना बोल प्यारा सा चेहरा बना लेती है।
आहार्य उसकी हरकत देख सर हिला देता है और सामने देखने लगता है। त्रिदेवियां सिर्फ इत्ती को हल्दी लगाती है क्योंकि उन्हें वैसे भी आहार्य से डे फर्स्ट से डर लगता था कहीं वो लोग आहार्य को हल्दी लगाए और आहार्य की यह बात पसंद न आए और आहार्य एक बार की शायद वो इत्ती की दोस्त है इस बात का लिहाज कर ले लेकिन उसकी ओवर प्रोटेक्टिव वाइफ इत्ती उन्हें नहीं छोड़ेगी फिर। डॉट डॉट इत्ती को वो हल्दी लगी नहीं थी बल्कि इत्ती को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने इत्ती को हल्दी में डुबो दिया हो। इत्ती अपने हल्दी से भरे चेहरे से उन्हें घूरे जा रही थी। थोड़ा दुल्हन की तरह नजाकत दिखाओ, इतना बोल वो लोग इत्ती को एक चिढ़ाने वाली स्माइल देते हुए चली जाती है। इत्ती आहार्य की तरफ मासूमियत से देखती है तो आहार्य को उस पर बहुत प्यार आता है। आखिर वो लग ही इतनी क्यूट रही थी। वो अपने पॉकेट से रुमाल निकाल जो एक्स्ट्रा हल्दी उसके मुंह और आंखों पर लगी थी उसे साफ कर देता है। ऑलमोस्ट सबने उन्हें हल्दी लगा दी थी। शनाया मौका देख एटीट्यूड से चलते हुए उनके पास आती है और जैसे ही हल्दी ले आहार्य के चेहरे पर लगाने को होती है आहार्य के कुछ एक्शन लेने से पहले ही इत्ती शनाया का हाथ पकड़ लेती है। इत्ती की यह हरकत देख बुआ जी इत्ती की नीचा दिखाने के लिए कहती है, हमें पता नहीं थी हमारी बहुरानी इतनी इनसिक्योर है। शायद इन्हें आहार्य पर भरोसा नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है बुआ सासू माँ आपकी बहू रानी तो बस आपके भतीजे की फिक्र कर रही है। इतनी झूठी मुस्कान के साथ बुआ जी की तरफ देखते हुए कहती है। साथ ही साथ उसने शनाया की कलाई को अभी भी पकड़ रखा था और उस पर उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि शनाया को अपने हाथों में खून रुकता हुआ सा महसूस हो रहा था। कैसी फिक्र, बुआ जी अपनी एक आईब्रो उठाते हुए कहती है। इन्होंने मुझे बताया था कि इन्हें लड़कियों से एलर्जी है। इत्ती शनाया की कलाई नजाकत से छोड़ते हुए कहती है। शनाया की नजर अपनी कलाई पर जाती है जिस पर इत्ती की उंगलियों के निशान उभर कर दिख रहे थे। इत्ती की यह बात सुन सब आहार्य को अजीब नजरों से देखने लगते हैं और आहार्य इत्ती को क्योंकि उसे ऐसी कोई बीमारी नहीं थी ना ही उसने कभी इत्ती को ऐसा कुछ बताया था। इत्ती आहार्य की नजरों को इग्नोर कर सबसे कहती है, हम इन्होंने कहा था कि लड़कियों के आसपास होने से इन्हें सफोकेशन सी होती है तभी तो इनकी आज तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी ना ही इन्होंने आज तक किसी लड़की से बात की बस फैमिली मेंबर्स को छोड़कर। लेकिन मेरे साथ इन्हें ऐसा कुछ नहीं हुआ तभी तो हमारी शादी हो रही है। इतनी एक प्यारी सी स्माइल के साथ सबसे कहती है। उसकी स्माइल इतनी इनोसेंट लग रही थी कि सब उसकी शक्ल देखकर उसकी बात पर यकीन करने की मजबूर हो जाए। वैसे भी इत्ती की बात में पॉइंट तो था। आहार्य को आज तक किसी लड़की के साथ नहीं देखा गया था और फिर अचानक उसकी शादी की न्यूज़ वो भी उस लड़की से जो उम्र में उससे काफी छोटी है। और एंटी विमेन डिसऑर्डर के बारे में तो सबको पता ही था। आहार्य तो अपनी झूठी बीवी को देख रहा था जिसने कितनी सफाई से झूठ बोलकर अपनी जलन को उसकी बीमारी का रूप दे दिया था और उसके चेहरे पर वो निश्चल मुस्कान के पीछे की शैतानों की नानी को आहार्य से बेहतर कौन जानता था। इत्ती शनाया की तरफ देखकर हल्दी के कटोरे से हल्दी ले आहार्य की बियर्ड्स पर लगाकर फिर उसी हाथ से खुद के गालों पर लगाकर कहती है, लो मैंने तुम्हारी विश पूरी कर दी। तुम्हारी जगह तुम्हारे बचपन के दोस्त को हल्दी लगाकर। हालांकि बचपन का दोस्त ये शब्द के पीछे छुपे ताने को आहार्य बखूबी समझ रहा था। इतना एक्सप्लेन करने के बाद भी इत्ती तो इत्ती है वो आहार्य को ताने दे ही देती थी। मेघा जी आसपास देखते हुए कहती है, अरे ये शिवाय कहाँ है, उसे नहीं लगानी क्या अपनी बहन को हल्दी। तभी सामने से शिवाय आता दिखाई पड़ता है। वो सीधे इत्ती और आहार्य के पास जाता है। उसकी आंखों के कोने हल्के लाल थे। वो आहार्य को हल्दी लगाता है और पहली बार सीरियस आवाज में बोला, मेरी बहन का ख्याल रखना वरना मैं उसे वापस ले आऊंगा। ऐसा करने का तुम्हें मौका ही नहीं मिलेगा, आहार्य जवाब में कहता है। शिवाय सर हिलाकर इत्ती की तरफ रुक कर उसे हल्दी लगाता है। इत्ती की आंखें अपने भाई को देख हल्की नम हो गई थी। शिवाय उसकी नाक पर हल्दी लगाते हुए, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी बहन खूबसूरत भी दिख सकती है वरना इतने सालों से तो मुझे तुझमें बदरिया की छवि ही दिखती थी। भाई साहब मैं बचपन से सुंदर हूँ, इत्ती रोते हुए ही हंस पड़ती है। आकाश भाई बहन के इमोशनल मोमेंट को देख इमोशनल होते हुए अपनी पास खड़ी कीर्ति के दुपट्टे से अपनी नाक पोंछते हुए कहता है, भाई बहन का इतना प्यार देखकर तो मेरी आंख और नाक ही बह निकली।
उसकी हाथ पर तो कीर्ति बस अपना आपा खो बैठी थी। वो आकाश के हाथ से अपने दुपट्टे के सिरे को लगभग छीनते हुए लगभग चीख पड़ी, ये क्या बदतमीजी है यू इडियट। आकाश चमकते हुए, सॉरी कीर्ति जी, मैंने सच्ची मुच्ची जानबूझकर नहीं किया। कीर्ति उसको कुछ बोलती कि तभी उसकी नजर आकाश के कपड़ों पर जाती है और फिर वो अपने कपड़ों को देखती है। उसकी आंखें छोटी हो चुकी थी। और फिर एपिसोड 58, जेलसी एवरीवेयर। अब आगे, कीर्ति पहले आकाश के कपड़ों को घूरती है, फिर खुद के। आकाश कीर्ति की नजरों को देख समझ जाता है कि कीर्ति ने नोटिस कर लिया है। यह मेरे और तुम्हारी कपड़े सेम क्यों है? कीर्ति दोनों की ड्रेस की तरफ इशारा करके बोली। क्योंकि आकाश के ऊपर का हाफ कोट और कीर्ति के दुपट्टे का प्रिंट सेम थे और कोई भी देखकर बता देता कि यह एक कपल ड्रेस है। आकाश नाटक करते हुए, वाओ कीर्ति जी, सेम टू सेम, मैंने अब तक नोटिस क्यों नहीं किया ये? वाओ, और आपने कर लिया, मानना पड़ेगा आपको, आपकी नजरें बहुत पैनी है। वैसे क्या किस्मत कनेक्शन है, हमारा सेम टू सेम है। कीर्ति आकाश की शक्ल देखती है, उसके चेहरे दुनिया जहां की इनोसेंस थी। कीर्ति को भी लगता है वो ज्यादा ही शक कर रही है, और वैसे भी यह ड्रेस उसे इतनी ने दी थी और उसकी नजर में उसकी बहन शरारती है, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। और वैसे भी उसकी नजर में इत्ती को उसके और आकाश के बारे में कुछ नहीं पता था। हम काइंसिडेंस होगा, कीर्ति मन ही मन खुद से कहती है। ये बस एक काइंसिडेंस है, ज्यादा किस्मत कनेक्शन जोड़ने की जरूरत नहीं है। कीर्ति आकाश से बिना किसी भाव के बोली। आकाश इनोसेंटली हाँ में सर हिलाते हुए, ओके कीर्ति जी, जो आपने कह दिया वही सही है, ये बस एक कोइंसिडेंस है। हम गुड। इतना बोल कीर्ति वहां से चली जाती है। उसके जाते ही आकाश अपने बालों में हाथ फेरते हुए, कीर्ति जी कितनी इनोसेंट है। डॉट डॉट, उन्हें ये बस एक काइंसिडेंट लगा, जबकि यह तो मेरा फर्स्ट स्टेप था। और अच्छा है उन्हें कुछ पता नहीं लगा, वरना तो ये जानकर वो मेरे कपड़े ही फाड़ देती। यह ख्याल आते ही आकाश खुद में चिहुक उठता है। सोचकर ही डर लग रहा है, सोचना ही नहीं इस बारे में, लेकिन हम सेम टू सेम ड्रेस में कितने अच्छे लग रहे हैं, ऐसा बोल वो शर्मा सा जाता है। और फिर कीर्ति जी आगे आगे और उनके आकाश बाबू उनके पीछे पीछे। आकाश देखता है कि कीर्ति किसी हैंडसम फॉरेनर से बात कर रही थी। हालांकि वो दोनों ऑफिशियल वर्क के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि कीर्ति उसके साथ एक प्रोजेक्ट में कोलैबोरेट कर चुकी थी। लेकिन ये बात आकाश को कहाँ समझ आने वाली थी। वो तो दूर खड़ा होकर बस इतना देख रहा था कि दोनों कुछ बात कर रहे हैं, हालांकि दोनों के चेहरे नॉर्मल थे। कीर्ति जी, आप अपने इनोसेंट हब्बी को छोड़ इस गोरे फिरंगी से क्या बात कर रही है? आकाश मन ही मन चिढ़ कर कहता है। कुछ देर में दोनों का डिस्कशन खत्म होता है और कीर्ति वहां से चली जाती है। आकाश जल्दी से फॉरेनर के पास आकर उसे घूरते हुए डायरेक्ट बोला, शी इज माई वाइफ। वो फॉरेनर पहले तो आकाश के सामने आने से चौंक जाता है और उसकी बात सुनकर हैरान होते हुए, बट मिस कीर्ति इज अनमैरिड, व्हेन डिड यू बिकम हर हस्बैंड? अबे तुझे इससे क्या सफेदी की चमकार, अभी नहीं तो बन जाऊंगा, आकाश बड़बड़ाते हुए कहता है। What did you say actually? I don't know हिंदी, फॉरेनर बोला। You know she is such a successful businesswoman, so he has a lot of rivals too. That's why she doesn't want her innocent hubby to be in any danger. She loves me a lot. आकाश उस फॉरेनर से शीखी झाड़ते हुए बोला। ऑक नाउ आई अंडरस्टूड, कांग्रेट्स टू बोथ। इतना बोल वो वहां से चला जाता है। आकाश भी हंसते हुए जैसे ही पीछे मुड़ता है, पीछे खड़ी कीर्ति को देख कुछ पल खड़ा रहता है, फिर वहां से तेजी से गायब हो जाता है। तुम्हें तो मैं देख लूंगी, एक बार तुम मिलो मुझे, कीर्ति आकाश जहां गया वहां घूरते हुए खुद से कहती है। मोनी एक लड़के से हंस हंस कर बात कर रही थी, और यह नजारा देख ऋतिक के तन बदन में आग लग रही थी। जहां से ऋतिक देख रहा था वहां से सिर्फ मोनी का चेहरा और लड़के की पीठ दिख रही थी। ये तो था ऋतिक का नजरिया, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर थी, क्योंकि हकीकत कुछ इस तरह थी। दीदी प्लीज आप मुझे जाने दीजिए, मेरी माँ सा देखेगी कि मैं किसी लड़की से बात कर रहा हूँ तो मुझे बहुत मारेंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा से कहा है कि मेरे लिए लड़की वो खुद ढूंढ कर लाएंगी। मैं तो आपको जानता भी नहीं, आपने मुझे जबरदस्ती रोक रखा है और पता नहीं तब से हंसे जा रही है। तुम चुप करो।
सामने मेरा बॉयफ्रेंड देख रहा है, उसको जेलस फील कराना है। तुम अपने आप को लक्की मानो कि मोनी सिंह राजपूत तुमसे बात कर रही है। मोनी उस लड़के को जो कि उसका ही हम उम्र था डांटते हुए कहती है, लेकिन उसके चेहरा पर अभी भी मुस्कान चिपकी हुई थी क्योंकि उसे पता था कि ऋतिक उसे देख रहा है। और यह क्या मासा डांटेंगी लगा रखा है, इतना बड़े हो गए हो डरपोक। मर्द बनो, किसी लड़की को भगा कर लाओ और अपनी मासा की बहू बनाओ। लेकिन लड़के ने इतना ही कहा कि चुप करो वरना तुम्हारी मासा से पहले मैं तुम्हें मार मार कर तुम्हारा भर्ता बना दूंगी। अरे मेरा बॉयफ्रेंड आ रहा है, चलो मेरी तारीफें करा, शाबाश शुरू हो जाओ। मोनी हंसते हुए चेहरे के साथ उस लड़के को धमकाते हुए बोली। ऋतिक उनके पास पहुंचता है तो उसके कानों में उस लड़के की आवाज पड़ती है जो कि बोल रहा था, आप कितनी अच्छी लग रही है, एकदम बॉम्ब। हालांकि उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी जिसे ऋतिक ने अपनी जलन ने नोटिस नहीं किया। और बॉम्ब उसने इसलिए कहा क्योंकि मोनी कब से उस पर फटे जा रही थी। क्या बोला तुमने? ऋतिक उस लड़के को घूरते हुए कड़क आवाज में बोला। बेचारे लड़के के पैर तो ऋतिक की लंबी चौड़ी पर्सनैलिटी देखकर ही कांपने लगे थे। आप यहाँ, और यह बस मुझे अभी मिले ये भाभी सा के दूर के कजन है, इतने स्वीट है ना, कब से मेरी तारीफ करे जा रहे हैं कि मैं कितनी हसीन हूँ, कितनी ज़हीन भी। मैं कब से इन्हें बोल रही हूँ कि मैं इतनी भी कोई बहुत अच्छी नहीं हूँ, लेकिन इनकी नज़रों में इन्होंने आज तक मुझसे खूबसूरत लड़की नहीं देखी। उस लड़के के कान से धुआं आ गया था। मोनी के शब्दों को सुन उसने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, न तो उसने ऐसा कुछ दूर दूर तक सोचा था। हाँ, उसके दिमाग में ये ख्याल जरूर आया था कि कौन बदकिस्मत होगा जिसकी किस्मत में ये होगी। और सबसे हैरानगी उसे इस बात की थी कि कोई बिना हिचकिचाए अपनी ही तारीफ में इतने भारी भारी शब्द कैसे इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन इसका उलट ऋतिक तो जल भून के खाक हो गया। वो मोनी को अपने पीछे करते हुए उस लड़के की कॉलर पकड़ कर कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मोनी जी को छेड़ने की? मोनी जी मुझे छेड़ सकती है लेकिन उन्हें कोई नहीं छेड़ सकता है। वो लड़का डरते हुए कहता है, गलती मेरी है जो मैं कनाडा से यहाँ आया, मुझे आना ही नहीं चाहिए था। मैं आज से सन्यासी हूँ, मैं अपनी मम्मी की बहू की भी तारीफ नहीं करूँगा। इनफैक्ट मैं तो अब शादी ही नहीं करूंगा। फिर अपना कॉलर छुड़वाते हुए मोनी की तरफ देख, आप इन्हें छेड़िए, और फिर ऋतिक की तरफ देख, आप इनसे छिड़िए। इतना बोल वो वहां से ऐसे भागा जैसे अब डायरेक्ट कनाडा जाकर ही रुकेगा। ऋतिक मोनी की तरफ मुड़कर देखा, मोनी जी ये लड़के ऐसे ही होते हैं। खूबसूरत लड़की देखी नहीं, बस तारीफें चालू, आप दूर रहा करिए इनसे। हाँ, मुझे तो समझ ही नहीं आया, वो मुझे छेड़ रहा था, मुझे लगा तारीफ कर रहा था। अच्छा हुआ आप आ गए, वरना मैं तो उसकी बातों में आ जाती। कोई बात नहीं मोनी जी, ये तो कुछ भी नहीं है, फिर धीरे से मैं तो उसकी टांग भी तोड़ देता। क्या कहा? मोनी बोली। नहीं, वो मैं कह रहा था मुझे न बॉस ने भेजा था तभी मैं आया, वरना मैं तो काम में बिजी था। ओह ऐसा क्या? मोनी ऐसा दिखाती है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं था, हालांकि वो अच्छे से जानती थी ऐसा कुछ नहीं है। और आहार्य ऐसा तो बिल्कुल नहीं करता क्योंकि इत्ती के पास होने पर उसकी नजरें इत्ती से हटती नहीं थी। और न ही वो इन सब में इतना ध्यान देता था, वो शुरू से अकेला ही रहता था, उसे किसी से कोई मतलब नहीं था। सबसे जरूरी यह कि प्लान उसका ही तो बनाया गया था। इधर इत्ती और आहार्य में अलग ही बहस छिड़ी हुई थी। हाँ, बहुत दुख हो रहा ना आपको? उसने हल्दी नहीं लगाई तभी तो ऐसे मुंह बना कर बैठे हैं। इत्ती शनाया के जाने के बाद आहार्य से बोलती है, क्या बकवास कर रही हो? आहार्य जो कुछ सोच रहा था वो इत्ती की बात सुनकर उसे घूरते हुए बोला, अब तो आपको मेरी सारी बातें बकवास ही लगेगी ना? चिढ़ जो गए हैं आप। क्या क्या बोल रही हो, तुम्हें खुद भी समझ आ रहा है अचानक हुआ क्या तुम्हें? आहार्य इस बार शांति से पूछता है। हाँ, मुझे कुछ क्यों समझ आएगा, मैं तो ना समझ हूं, न एक आप और एक आपकी वो शनाया समझदार है। अब वो कहाँ से आ गई हमारे बीच, और मेरी शनाया क्या बकवास है? आहार्य मेरी शनाया और शनाया के जिक्र पर गुस्से से कहता है, ज्यादा न गुस्सा मत दिखाए, मुझे भी गुस्सा आता है, और इतनी देर से आपके मुंह से एक तारीफ के शब्द नहीं फूटे। पहले तो मैंने सोचा था कुछ टाइम वेट करती हूँ, बट अब आपका टाइम ओवर हो गया, तब भी आपने नहीं की तो मुझे गुस्सा तो आएगा ना। और उस चुड़ैल ने मेरा मूड और खराब कर दिया, डायन कहीं की। यह क्या लैंग्वेज है तुम्हारी?
तारीफ के शब्द नहीं फूटे। और क्यों किसी गैर जरूरी इंसान के लिए अपना मूड खराब कर रही हो? आहार्य इत्ती से बोला। हाँ, मैं तो गवार हूँ, मेरी तो लैंग्वेज ऐसी ही है और मैं ऐसे ही बोलूंगी। इत्ती जो गुस्सा इतनी देर से दबा कर बैठी उसे वो ज्यादा देर कंट्रोल नहीं कर पाए और आहार्य पर बरस पड़ी। हाँ, उसने इस गुस्से का कारण जरूर बदल दिया था। आहार्य को असल वजह पता थी, लेकिन फिर भी वो अनजान बनते हुए बोला, अच्छा, तारीफ तो तुमने भी नहीं की मेरी। मेरी भी तो हल्दी है न, फिर तो मुझे भी तुमसे लड़ता चाहिए। आहार्य अपनी स्माइल कंट्रोल करते हुए कहता है। इत्ती के पास अब शब्द नहीं थे, इसलिए वो अपना लहंगा ठीक करते हुए सीधे बैठती है और सामने देखते हुए, हाँ तो ऐसा कोई इतने खास नहीं लग रहे हैं, आप रोज जैसे ही लग रहे हैं। लेकिन मैं आज बहुत अच्छी लग रही हूँ और तारीफ के काबिल भी। खैर, किसी ने सही ही कहा है, अपनी बीवी किसी को खूबसूरत नहीं लगती। आहार्य कुछ बोलता कि इत्ती उसे चुप कराते हुए, अब मुझसे लड़कर आज के दिन मेरा मूड खराब मत करिए। तुम्हें तो मैं आज रात को बताता हूँ। आहार्य इत्ती को घूरते हुए मन में कहता है और कुछ सोच उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है। रोहिणी जी, तेजस्वी जी और बाकी सब औरतें अपने हाथ में चरी एक तरह की स्टील की मटकी लेकर आती है और फिर एक साथ इत्ती और आहार्य के ऊपर डालती है। उसमें दूध और पीले फूल थे जो कि इत्ती और आहार्य के सर से होते हुए उनके जिस्म पर गिर रहे थे और साथ ही उनकी हल्दी धुल रही थी। आहार्य अपनी आंखों में बेपनाह मोहब्बत लिए इत्ती को तरफ देख रहा था और इत्ती काफी खुश लगते हुए ऊपर देख रही थी और उनके ऊपर दूध गिर रहा था। ऋतिक किसी मोमेंट पर उनकी एक पिक क्लिक कर लेता है जो कि सच में बहुत खूबसूरत थी। रात का वक्त, इत्ती महल से चुपके से बाहर आती है। वो उस वक्त की बची हुई लड़ाई को पूरा करने आहार्य के पास जा रही थी, लेकिन तभी कोई उसके मुंह पर हाथ रख उसे उठाकर वहां से ले जाता है। एपिसोड 59, खुद से खाली हो जाऊं, आजा तुझसे भर जाऊं। अब आगे, इत्ती चुपके से महल के बाहर निकल रही थी। वो एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रही थी ताकि कोई उसे देख न ले, वरना उसे बहुत डांट पड़ने वाली थी। उसने एक वाइट शॉर्ट कुर्ती एंड नीचे पिंक कलर पटियाला पहन रखा था, क्योंकि मेघा जी ने उससे कहा था वो शादी तक थोड़ा ट्रेडिशनल पहने। इत्ती को ये बात जरा भी रास नहीं आई थी, लेकिन मेघा जी ने उसे वर्ल्ड फेमस डायलॉग, अपने ससुराल में जाकर जो मर्जी हो करना, बोलकर बात को वही खत्म कर दिया था। इत्ती जैसे ही गार्डन एरिया को क्रॉस कर महल के दूसरे हिस्से में जाने वाली होती है कि कोई उसके मुंह पर हाथ रख उसके मुंह को रुमाल से बांध देता है और उसे कंधे पर उठाकर महल के दूसरे साइड ले जाता है जहां पर गार्ड्स नहीं थे। इत्ती का फेस दूसरे साइड था तो उसने उस इंसान की शक्ल नहीं देखी। इत्ती का मुंह रुमाल से बंधा होने की वजह से उसकी आवाज नहीं निकल पा रही थी, लेकिन उसके हाथ पैर बराबर चल रहे थे। वो इंसान बाहर आकर इत्ती को कार की पैसेंजर सीट पर बैठा देता है और फिर खुद ड्राइविंग सीट पर जाने लगता है। अब तक इत्ती ने अपने मुंह से रुमाल हटा दिया था, वो गेट खोलने की कोशिश करते हुए, कौन बदतमीज है जो मुझे किडनैप करने की हिम्मत रखता है, ऐसे ही कुछ न कुछ बोलकर गेट ओपन करने की कोशिश कर रही थी। तभी कोई कार का डोर ओपन कर ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाता है। इत्ती पीछे पलट एकदम से उस इंसान को पंच मारने वाली होती है कि वो इंसान उसका पंच अपने एक हाथ से रोक लेता है। दोनों की नजरें आपस में उलझती है और इत्ती का मुंह खुल जाता है। वो चीखते हुए, आप। वो इंसान इत्ती का वही हाथ पकड़े हुए ही उसे कार के गियर पर रख कार स्टार्ट करते हुए बोला, हम तो मेरे अलावा और किसकी इतनी हिम्मत होगी कि मेरी ही शादी से मेरी ही बीवी को उठा ले जाएं। इत्ती उससे अपना हाथ छुड़ाकर उसके सीने पर मारते हुए, आपने मुझे डरा दिया था, मैं कितना डर गई थी, ऐसा कौन करता है। अभी तो तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रही थी कि मैं किसी से नहीं डरती, किसी की इतनी हिम्मत नहीं जो मुझे किडनैप कर सके। आहार्य उसे नहीं रोकता और उसे जी भर कर मारने देता है। मारते मारते इत्ती के खुद के हाथ में दर्द होने लग जाता है, फिर वो थक कर सीधे बैठ जाती है। वो सच में बहुत डर गई थी। इत्ती, थोड़ा शांत होकर आप मुझे ऐसे क्यों लेकर आए, कहीं आप मुझे भगा कर तो नहीं ले जा रहे हैं। इत्ती के चेहरे पर थोड़ी एक्साइटमेंट थी। शादी हो रही है, हमारी भगाने की क्या जरूरत है, और अगर मैं तुम्हें डायरेक्ट चलने को बोलता तो तुम कभी नहीं मानती, हजार टैंट्रम्स दिखाती और हजार सवाल करती। आहार्य ड्राइव करते हुए बोला। हम
वैसे भी अगर हमारी लव मैरिज भी होती और हमें भागने की जरूरत पड़ती तब भी मुझे ही आपको भगाना पड़ता, क्योंकि आप जैसे बोरिंग पर्सनैलिटी के इंसान से ऐसे थ्रिल की उम्मीद नहीं कर सकते। इतना बोल वो आहार्य के ऊपर हंसने लगती है। लेकिन तभी उसे किसी की नजरों की तपिश खुद पर फील होती है। वो सर घुमा कर देखती है तो आहार्य उसे घूर रहा था। इत्ती के दांत जो बाहर निकले हुए वो आहार्य के इस तरह घूरने से एक सेकंड में अंदर चले जाते हैं। अच्छा बताए न हम जा कहाँ रहे हैं, वो भी इतनी रात को, इतनी बात बदलते हुए बोली। आहार्य उससे नजरें हटाकर सामने देखते हुए बस चार शब्द कहता है, तुम्हारी विश पूरी करने। मेरी विश? इत्ती को कुछ समझ नहीं आया। आहार्य डैशबोर्ड से एक चीज निकाल कर इत्ती को दिखाता है। उस चीज को देखकर इत्ती तेजी से चीखती हुई सीट से उछलकर आहार्य के ऊपर कूद पड़ती है। आप कितने बुरे हो, किसी की पर्सनल डायरी ऐसे चुराना और उसे पढ़ना। इत्ती एकदम जंगली बिल्ली की तरह लग रही थी जो आकाश से वो डायरी झपटने की कोशिश कर रही थी। आहार्य उस डायरी को वापस डैशबोर्ड में बने ड्रॉर में रख उसे लॉक कर देता है। इत्ती उस ड्रॉर को खोलने की कोशिश करती है बट उसमें ऑटोमेटिक पासवर्ड लॉक था। आप कैसे ऐसा कर सकते हैं? किसी की पर्सनल डायरी पढ़ना कितनी गलत बात है, और आप जैसी पर्सनैलिटी के इंसान से तो ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं की जा सकती। वो डायरी आज तक किसी ने नहीं पढ़ी। वो मेरी पर्सनल डायरी थी जिसमें मैं अपनी अजीबोगरीब फैंटेसीज लिखती थी। उसके बारे में मेरे दोस्तों को भी नहीं पता, और आप मैं अब क्या कहूँ, इत्ती चीखते चीखते बोल रही थी। वो सच में बहुत गुस्सा थी। लेकिन आहार्य को तो डे से कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। डे से उसने कोई गलत नहीं किया हो। हालांकि इत्ती ने सच ही कहा था कि आहार्य से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती थी, और आहार्य भी ऐसा ही था। उसे किसी की लाइफ जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन यहाँ बात उसकी चेरी की थी जिसके बारे में वो सब कुछ जानना चाहता था, उसकी सारी इच्छाएं पूरी करना चाहता था। पाठ बैठने की रस्म की रात इत्ती के सोने के बाद आहार्य इत्ती को बेड पर ठीक से लेटा कर रूम से जा रहा था कि तभी उसकी नजर एक पिंक कलर की डायरी पर गई जिसे शायद लिखने के बाद इत्ती छुपाना भूल गई थी। आहार्य को न जाने क्या हुआ, उसने वो डायरी उठाकर खोला तो उसके फ्रंट पेज पर लिखा था, इट इज वर्ल्ड। आहार्य ने एक नजर सोती हुई इत्ती को देखा और उस डायरी को अपने पास रख लिया। उसके बाद उसने सारी रात उस डायरी को पढ़ा और मन ही मन डिसाइड किया कि वो इत्ती की यह सारी विशेष पूरी करेगा। हालांकि उसमें कुछ बहुत अजीब विशेष भी थी और लास्ट के कुछ पेजेस में उसने आहार्य के बारे में जिक्र भी किया था। नेक्स्ट डे जब इत्ती उठी तो उसे डायरी का कोई ख्याल नहीं था, क्योंकि शादी की वजह से उसके माइंड से डायरी बिल्कुल निकल गई थी। शायद कोई कुछ ज्यादा ही नाराज हो गया। हम लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे थे लेकिन शायद कोई जाना ही नहीं चाहता, तभी तो गुस्सा होकर बैठा है। ओके फिर घर चलते हैं, ऐसा बोल वो कार्टन लेने वाला होता है कि इत्ती उसे मना करते हुए, नहीं मुझे लॉन्ग ड्राइव पर जाना है, मेरा हमेशा से ड्रीम था कि मैं रात में लॉन्ग ड्राइव पर जाऊं। आहार्य स्माइल करते हुए कार को वापस ड्राइव करने लगता है। वैसे भी वो बस इत्ती की नाराजगी दूर करने के लिए ऐसा बोल रहा था। लेकिन आपने गलत किया, मैंने उसमें कुछ अजीब बातें भी लिखी है, मुझे बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा है, आपको नहीं पढ़ना चाहिए था, आप बहुत बुरे हैं। इत्ती का मुंह रोने सा हो गया था। उसे बहुत शर्मिंदगी फील हो रही थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यह डायरी किसी के हाथ लगेगी, और लगी भी तो किसके। आहार्य के ये सोच सोचकर उसे और ज्यादा अजीब लग रहा था। आहार्य एक हाथ से उसे अपने पास खींच उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला, कुछ ऑकवर्ड नहीं, हमारी शादी होने वाली है, हमारी बीच कोई ऑकवर्डनेस नहीं होगी, ना ही कुछ छुपाने जैसा, और तुम्हारी सारी विश हम मिलकर पूरी करेंगे। सच्ची ना, आप मेरे बारे में ऐसा वैसा तो नहीं सोच रहे हैं न? डायरी पढ़कर इत्ती उसके सीने से लगी हुई बोली, मैं सोच रहा हूँ कि मेरी एंग्री बर्ड की फैंटेसी जितनी वाइल्ड है तो वो खुद कितनी वाइल्ड होगी। इतना बोल आहार्य इत्ती की नाक खींचता है। आप मेरा मजाक मत बनाएं, हर इंसान की कुछ फैंटेसिस होती है, आपकी भी होंगी ना? नहीं, मेरी कोई फैंटेसी नहीं है, आहार्य बोला। उफ, गलती मेरी है, मैंने भी किससे पूछ लिया। नहीं, एक मिनट, आपकी भी फैंटेसी है ना? जैसे आज मुझे इतनी डील साइन करनी है, आज मुझे ये प्रोजेक्ट करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट आज मुझे इस पर गुस्सा करना है।
ज्यादा नहीं बोल रही हो तुम? आहार्य कहता है, हालांकि उसे इत्ती की यही बिना झिझके बातें कह देना इसी अदा का तो वो कायल था। नहीं, मैं तो कितना कम बोलती हूँ, क्योंकि इत्ती अपनी बात जानबूझकर अधूरी छोड़ देती है। क्योंकि क्योंकि मैं तो मासूम हूं ना। ऐसा बोल वो हंसने लगती है और आहार्य नमे सर हिला देता है। आहार्य रात के अंधेरे में एक हाथ से कार ड्राइव कर रहा था और एक हाथ से उसने इत्ती को बाहों में भर रखा था। इत्ती विंडो से देखती है, वो बहुत हल्की हल्की बारिश की बौछार हो रही थी जो बहुत धीमी थी और साथ ही ठंडी हवाओं से उस एरिया के पेड़ भी तेजी से हिल रहे थे। वाओ, बारिश हो रही है, रूफ ओपन करिए ना, इत्ती चहकते हुए कहती है। आहार्य एक बटन प्रेस करता है और कार एक स्पोर्ट्स कार में कन्वर्ट हो जाती है जिसके ऊपर की रूफ अब नहीं थी, वो खुली हुई थी बिल्कुल। इत्ती कार के एफएम में सॉन्ग ऑन कर देती है और फिर सीट पर खड़ी होकर अपने दोनों हाथ फैला लेती है। उसके बाल तेजी से उड़ रहे थे और आंखें बंद और लबों पर एक मुस्कान थी। आहार्य अपना सर उठाकर उसे देखता है तो उसके मुस्कुराते हुए चेहरे को देख उसकी आंखों में सुकून उतर आता है। फिर वो सामने देखते हुए ड्राइव करने लगता है। इस तरह से खुद से आ मुझको जोड़ तू, थोड़ा भी मुझ में ना मुझको छोड़ तू, ना याद तेरी तुझको, ना याद मुझे हूं मैं, आ मुझको पहन ले तू, आ तुझको और लून मैं, कतरा कतरा मैं गिरूं, जिस्म पे तेरे ठहरूं, कतरा कतरा मैं गिरूं, तुझ में कहीं रह लूं। इत्ती एक नजर आहार्य को देखती है, फिर एक हसीन मुस्कान लिए आहार्य की गोद में जाकर बैठ जाती है। आहार्य उसे कमर से होल्ड कर लेता है। उसे लगा इत्ती ऐसे ही बैठी है, लेकिन आज इत्ती के इरादे कुछ और ही थे। दरिया तू खाली कर दे, मुझ में सारा तू भर दे, तुझको आ मैं पी जाऊं, प्यास बुझा दो, लाना कुछ बादल लाना, उनको मुझ पे बरसाना, बूंदे तेरी हो जिनमें, उनसे भीगा दो, ना याद तेरी तुझको। वो आहार्य के चेहरे पर सेंशुअल वे में अपने इंडेक्स फिंगर चलाने लगती है। आहार्य उसे एक नजर देखता है, वो एक हसीन मुस्कान लिए उसे ही देख रही थी। आहार्य फिर सामने देखने लगता है। ये देख इत्ती को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। शायद आज वो आहार्य का पेशेंस लेवल चेक करना चाहती थी। वो अपने अंगूठे को उसके लिप्स पर हल्के हल्के रब करने लगती है। आहार्य उसकी उंगली को बाइट कर लेता है और फिर उसके गालों को सहलाते हुए धीमी मगर चार्मिंग आवाज में बोला, डोंट टेस्ट माई पेशेंस चेरी, अदरवाइज द कॉन्सिक्वेंसेस यू विल नॉट बी एबल टू बेयर। इत्ती अपनी उंगली को देखती है जिस पर आहार्य के दांतों के निशान थे जो कि बहुत हल्के थे। उसके चेहरे पर हल्की नाराजगी थी, लेकिन अब आंखों में आहार्य को और ज्यादा परेशान करने का सुरूर। वो आहार्य की गर्दन पर अपने हाथ लपेटते हुए थोड़ा ऊपर होकर उसके गर्दन पर अपने होंठ रख देती है और इसी के साथ आहार्य की पकड़ इत्ती की कमर और स्टीयरिंग पर कस जाती है। खुद से खाली हो जाऊं, आजा तुझसे भर जाऊं, तिनका तिनका जल जाऊं, ऐसे जला दो, तैरूं मैं तन पे तेरे, ठहरूं अंगों पे तेरे, गहरी जो ख्वाहिश तेरी, उनमें डूबा दो, ना याद तेरी तुझको। इत्ती हल्के हल्के उसके गर्दन के सेंसिटिव एरिया पर अपने होंठ फिराने लगती है। वो किस नहीं कर रही थी, बस अपने होंठों को उस एरिया पर मूव कर रही थी। इधर आकाश बाथरूम में शावर ले रहा था, क्योंकि फंक्शन के एंड होते होते उन लोगों ने मिलकर एक दूसरों को होली से नहला दिया था। बहुत मुश्किल से आकाश हल्दी को साफ करता है और शावर लेकर वो डे से ही बाथरूम से बाहर आता है तो बेड पर बैठे इंसान को देख उसके पैर वहीं जम जाते हैं। एपिसोड 60। अपनी महबूबा की इस अदा का कोई असर नहीं हुआ। अब आगे। आकाश जैसे ही बाथरूम से बाहर आता है तो बेड पर बैठी कीर्ति को देख उसके कदम वही जम जाते हैं। कीर्ति अपने एक पैर पर दूसरा पैर रख कर बैठी थी और आकाश की तरफ देखकर एक अजीब सी मुस्कान ले कहती है, ओ माय इनोसेंट हबी, शावर लेने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना, और मुझसे बोल देते मैं हेल्प कर देती शावर लेने में। कीर्ति डे से बोल रही थी, वैसे वैसे वो आकाश की तरफ कदम बढ़ा रही थी। आकाश को अपना किया गया कांड याद आता है और इस वक्त उसे अपनी कीर्ति जी से कुछ खास अच्छी वाइब्स नहीं आ रही थी। वो दूसरी तरफ जाते हुए बोला, कीर्ति जी, आप यहाँ से किसी कुंवारे मर्द के कमरे में इतनी रात को आना आपको शोभा नहीं देता? किसी ने देख लिया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? ऐसा बोल आकाश कीर्ति से दूरी बनाता जा रहा था।
लेकिन मैं तो अपने इनोसेंट हब्बी के रूम में आई हूँ। फिर कुछ सोचकर एक पॉज लेकर, ओप सॉरी अपने रूम में क्योंकि जो मेरे हब्बी का वो मेरा, कीर्ति एक डेविल स्माइल के साथ कहती है। न नहीं वो तो मैं बस उससे मजाक कर रहा था, वो अप्रैल चल रहा है ना, तो बस अप्रैल फूल। आकाश के मन में जो आ रहा था वही वो बोले जा रहा था। कीर्ति स्मर्क करती है। अब तक कीर्ति बिल्कुल आकाश के करीब पहुंच चुकी थी और आकाश बिल्कुल बेड से टेक लगाए खड़ा था। कीर्ति उसके और करीब आती है तो आकाश बेड पर बैठ जाता है। कीर्ति उस पर झुक जाती है। आकाश पीछे होते हुए बिल्कुल बेड पर लेट चुका था। कीर्ति अब खड़ी थी, उसका एक पैर जिसमें हाई हील्स थी वो आकाश की थाई पर था और आकाश तो बेड पर बिल्कुल लेट चुका था। कीर्ति अपने हिल्स आकाश की थाइस पर चुभाते हुए सीरियस आवाज में बोली, तुम अब हद से ज्यादा बढ़ रहे हो। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि उस रात को वन नाइट स्टैंड समझकर भूल जाओ, लेकिन तुम इतना समझाने के बाद भी इतना ड्रामा कर रहे हो। आकाश और कीर्ति एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। कीर्ति की आंखों में एक अनकहा सा दर्द था। कीर्ति अपने आंखों में आ रहे जज्बातों को जब्त कर लेती है, फिर सख्त आंखों के साथ जिनमें कोई इमोशंस नहीं थे। आगे कहती है, एक मिनट, कहीं तुम ये सब ड्रामा कर फिर से मेरे साथ सोना तो नहीं चाहते? उसके चेहरे पर आकाश के लिए तिरस्कार था। उसकी बात सुन आकाश उसे अपने ऊपर खींच लेता है। कीर्ति जो इसके लिए तैयार नहीं थी वो सीधे आकाश के ऊपर आकर गिरती है। आकाश उसे पलटकर अपने नीचे कर उसके ऊपर आ जाता है। हम सोना तो है मुझे आपके साथ। कीर्ति जो अचानक अपने ऊपर हुए बैक टू बैक हमले को समझने की कोशिश कर रही थी, वो आकाश की बात सुनकर होश में आती है और उसे धक्का देते हुए, पता था मुझे कि तुम यही सब चाहते हो। वो बहुत गुस्से में थी। कहीं न कहीं आकाश की बात सुनकर उसका मन भारी हो गया था और उसके दिल में आकाश के लिए पनप रहे जज्बात एक झटके में बिखर गए थे। क्लिक। एक क्लिक की आवाज उस रूम में गूंजती है और कीर्ति अपने साइड देखती है तो आकाश ने उसके लेफ्ट हाथ को हैंडकफ से बेड के हैंडरेस्ट पर लॉक कर दिए थे। ये क्या है, खोलो मुझे। कीर्ति अपने उस हाथ को खींच रही थी। जब वो अपने जज्बातों को काबू करने में लगी थी तभी आकाश ने मौका देख उसके हाथ को लॉक कर दिया था। आप भी ना कीर्ति जी, इतना कब से बोलने लगी है? बोलने का कोटा तो मेरा है। मुझे आपके साथ सोना है, आपको कडल करके, आपको हक करके, ऐसा बोल वो कीर्ति की कमर पर अपने दोनों हाथों को लपेट उसके सीने पर सर रख लेता है। छोड़ो, यह क्या है? वो कसमसाते हुए बोली। लेकिन आकाश जो बेहद ढीठ किस्म का इंसान था उस पर कोई असर नहीं हुआ। कुछ देर की कोशिशों के बाद कीर्ति भी शांत हो गई। उसे शांत देख आकाश उसका हाथ जो फ्री था उसे अपने सर पर रखते हुए, कीर्ति जी ऐसे आप हल्के हल्के सहला दीजिए न, मुझे जल्दी नींद आ जाएगी। कीर्ति फ्रस्ट्रेशन में कुछ पल अपनी आंखें बंद कर लेती है क्योंकि उसे पता था ये ढीठ बच्चा मानेगा नहीं। फिर हल्के हल्के से उसके बालों को सहलाने लगती है। कुछ पल में दोनों ही नींद के आगोश में चले जाते हैं। इधर इत्ती आहार्य के सब्र का इम्तिहान ले रही थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जिसका कंट्रोल लूज करने की वो कोशिश कर रही थी वो दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी फोर्सेज का लीडर है, जिसका सेल्फ कंट्रोल इतना हाई है कि फिलहाल तो कोई तोड़ नहीं पाया। आहार्य ने बचपन से इसकी सख्त ट्रेनिंग की थी। अब वो अपने खास सबोर्डिनेट को भी इस चीज की ट्रेनिंग देता है। वो लोग अपने लीडर को अपना आइडियल मानते हैं। आहार्य एक गहरी सांस लेकर अपने आप को आसानी से काबू कर लेता है और फिर इत्ती का सर पकड़ उसे अपने सीने पर रखते हुए, सो जाओ। हैं, सो जाओ। आपको कुछ फील नहीं हुआ क्या? हम आई थिंक तुम बहुत थक गई हो, वैसे भी हमें पहुंचने में टाइम लगेगा तो तब तक तुम आराम से सो सकती हो, वहां पहुंचकर मैं तुम्हें उठा दूंगा। इत्ती तो अपने सामने इस आदमी को देख रही थी जिसके ऊपर इस हसीन मौसम और अपनी महबूबा की इस अदा का कोई असर नहीं हुआ। उसने तो आज इंस्टा पर ऐसी पोस्ट देखी थी कि गर्दन एरिया लड़कों का वीक पॉइंट होता है और वहां पर किस करने पर कोई भी अपने आप को बेकाबू होता हुआ महसूस कर सकता है। वही आज इत्ती आहार्य पर अप्लाई कर रही थी। आहार्य उसका सर वापस से अपने सीने पर रख लेता है और उसके बाल सहलाते हुए कार ड्राइव करने लगता है। लेकिन आहार्य आज का किया गया यह एक्शन उसे फ्यूचर में बहुत मुश्किलें देने वाला था।
इधर इत्ती के जहन में अलग ही बातें घूम रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हें कोई सेक्सुअल डिसऑर्डर है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो कहीं इन्हें अब मुझ में इंटरेस्ट तो नहीं खत्म हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है, वैसे भी यह इतने केयरिंग है। फिर मन ही मन रोते हुए, तो फिर इन पर मेरे इस एक्शन का असर क्यों नहीं हुआ? क्या मैंने इन्हें ढंग से सेड्यूस नहीं किया? हाँ, यही होगा। वैसे भी मैं इतनी मासूम हूँ, मुझे ये सब कहाँ आता है? मुझे ढंग से सब सीख कर फिर इन पर अप्लाई करना चाहिए। इतनी सोचते सोचते सो जाती है। लेकिन उसने मन ही मन कुछ ठान लिया था। इतनी तेजी से चीखती हुई उठती है और सबसे पहले अपनी उनिंदी आंखों से उसे आहार्य का हैंडसम चेहरा दिखता है, जो कि चांद की रोशनी में और ज्यादा आकर्षक लग रहा था। उसे एहसास होता है कि वो आहार्य की गोद में थी और आहार्य उसे लेकर पानी में खड़ा था और ठंडे पानी के पैर से टच होने से वो नींद से जागी थी। आप मुझे डुबा कर मारने लाए हैं। मुझे तो लग ही रहा था कि आप फॉरेन गए ही इसलिए है ताकि आप मेरी कोई सौतन लाकर उससे शादी कर सके, लेकिन मैं आपको ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगी। मैं अगर मरी तो आपको भी लेकर मरूंगी। आप सिर्फ मेरे हैं। वो आहार्य की गर्दन पर अपने हाथों की पकड़ कसते हुए बोली। चुप, अगर तुमने फिर से कोई बकवास की तो मैं तुम्हें उठाकर पानी में फेंक दूंगा। नहीं नहीं, मैं तो सब नींद में बोल रही थी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इतनी पूरी तरह से जग चुकी थी। आहार्य उसे उस पूल के साइड में बैठा देता है और उसकी कमर पकड़ते हुए खुद पानी में खड़ा रहता है। इतनी चारों तरफ देखती है तो उसकी आंखों में हैरानी आ जाती है। वो एक बहुत ही खूबसूरत जगह थी। वहां एक लकड़ी का कॉटेज बना हुआ था जिसकी नेम प्लेट इत्ती को अंधेरा होने की वजह से साफ नहीं दिख रही थी और चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ थे। यहाँ तक कि बाहर भी एक बेड बना था जो कि असल में एक बहुत ही विशाल बेड की रूट्स थी जिसने बेड की शक्ल ले ली थी और उस बेड को उस बड़े से पेड़ की बेलों ने खूबसूरती से ढका हुआ था। जिस पूल में आहार्य खड़ा था वो कोई मैन मेड पूल नहीं, वो एक नेचुरल पूल था जो कि बहुत पुराने पत्थरों से बना था। जगह इतनी खूबसूरत और इतनी की सोच के परे थी, बिल्कुल किसी खूबसूरत सपने की तरह। कितनी खूबसूरत जगह है ये, मैंने आज तक कभी ऐसा कुछ इमेजिन भी नहीं किया था। वो चारों तरफ खोए हुए बोली। हमारा आशियाना। क्या? इत्ती को आहार्य की बात समझ नहीं आई। आहार्य उसे उस खूबसूरत लड़की से बने नेम प्लेट की तरफ इशारा करता है। इत्ती इस बार ध्यान से उस नेम प्लेट को देखती है तो उस पर आशियाना लिखा था। इत्ती को अब आहार्य के शब्दों का मतलब समझ आ जाता है, ये जगह उन दोनों का आशियाना था। वो स्माइल करते हुए आहार्य की गर्दन में अपनी बाहें डाल लेती है। डू यू लाइक इट? आहार्य उसकी कमर को होल्ड किए हुए उससे पूछता है। हाँ, बहुत ज्यादा। उसकी आवाज से उसकी पसंदगी का अंदाजा आहार्य आराम से लगा सकता था। चलो स्विमिंग करते हैं, आहार्य बोला। क्या स्विमिंग इतनी रात को? नहीं नहीं, मुझे तैरना बिल्कुल नहीं आता है, इतनी ठंडे पानी को याद करते हुए बोली। तुम्हें स्विमिंग अच्छे से आती है? नहीं, पानी बहुत ठंडा है, मैं नहीं जाऊंगी। इत्ती वहां से भागने की फिराक में होती है लेकिन आहार्य उसे पानी में खींच लेता है। अब दोनों एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक खड़े थे। कितना ठंडा पानी है, इत्ती आहार्य के गर्दन पर लटकते हुए बोली। इतना भी ठंडा नहीं है, वैसे भी इस समय तुम इतनी छोटी छोटी चीजों से इतना कमजोर नहीं बन सकती। अरे ये कैसे इंसान से शादी करने जा रही हूँ मैं, जिसे न रोमांटिक होना आता है? भला ऐसा कौन करता है? बल्कि आपको तो मुझे एकदम ऐसे ट्रीट करना चाहिए जैसे मेरे क्लासमेट्स के बॉयफ्रेंड करते हैं कि बेबी आज मत नहाओ वरना मेरे बाबू को सर्दी लग जाएगी। एक आप है जालिम। हाँ, क्योंकि मैं कोई स्टूपिड टीनेजर नहीं हूँ जो अपनी लवर को ऐसे ट्रीट करे जैसे वो कमजोर हो। मैं चाहता हूँ तुम मेरी तरह स्ट्रांग बनो ताकि इन फ्यूचर कोई तुम्हें कभी बुली न कर पाए और दुनिया का हर इंसान तुम्हें मिसेस आहार्य नहीं, मुझे तुमसे तुम्हारी पहचान से जाने। और मेरी वाइफ क्यूट, ड्रामेटिक, गुस्सैल, इनोसेंट हो सकती है बट कमजोर नहीं। इत्ती को आहार्य की बात फिलहाल कुछ खास समझ नहीं आई क्योंकि इस एज में लड़कियों को पजेसिव केयरिंग बॉयफ्रेंड अच्छे लगते हैं, इसलिए वो टोटली उन पर डिपेंड होकर खुद को और ज्यादा कमजोर समझने लगती है।
इत्ती भी अपने फ्रेंड्स की लव लाइफ के बारे में सुनकर यही सोचती थी कि लड़कियां कमजोर छुई मुई होती है और लड़के स्ट्रांग जो अपनी गर्लफ्रेंड्स को प्रोटेक्ट करते हैं। बट आहार्य इत्ती की मासूमियत और शैतानियां बरकरार रखते हुए भी उसे अपनी तरह डेविलिश बनाना चाहता था। जैसे लोग उसकी इज्जत करते हैं वैसे ही इत्ती की भी करे, नॉट जस्ट बिकॉज शी इज मिसेस आहार्य बट जस्ट बिकॉज शी इज किंग्स क्वीन जो उसके टक्कर की है। और इत्ती में ये बात कहीं न कहीं थी क्योंकि इत्ती किसी के आगे न झुकने का हुनर रखती थी। पनिशमेंट किस चीज की? इत्ती को उसकी पनिशमेंट वाली बात समझ नहीं आई। तुम मेरे इतना समझाने के बाद भी उस शनाया को हर बार बीच में ले आती हो, लेकिन अगर तुम अभी से बैकआउट कर रही हो तो ठीक है। नहीं, इत्ती को स्विमिंग में कोई हरा नहीं सकता, वो तुनक कर बोली। भला वो कैसे बर्दाश्त करती कि कोई उसे हरा दे, वो भी बिना मुकाबला किए। ओके देन, देखते हैं कि तुमने डायरी में ऐसे ही खुद की तारीफ कर रखी है या सही में तुम में कुछ बात है। आहार्य ने डायरी में इत्ती की यह विश पढ़ी थी कि वो अपने पार्टनर के साथ चांदनी रात में स्विमिंग करना चाहती है, जो कि उसने तब लिखी थी जब वो 15 साल की थी। क्योंकि डायरी में डेट मेंशन थी, शायद इत्ती को अपनी वो विश याद भी नहीं होगी। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।